नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारे पास ये था कि जब एक पर्सन बिजनेस करता है तो उसे बिजनेस करने के लिए अलग अलग टाइप से बिजनेस कर सकता है। एक ही प्रकार का व्यवसाय नहीं है, अलग अलग प्रकृति के आधार पर हमारे पास बिजनेस के प्रकार लगभग 5 हैं। सबसे पहले हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ एक अकेला व्यक्ति पैसा लगाता है, वही उस बिजनेस को मैनेज करता है, लाभ हानि वही प्राप्त करता है। सेकंड ऑप्शन, हिंदू अविभाजित परिवार, ऐसा व्यवसाय जिसमें एक संयुक्त हिंदू परिवार जिसका मुखिया उस बिजनेस को संचालित करता है, उस बिजनेस में परिवार के सभी सदस्य हिस्सेदार होते हैं। उसके बाद हमने देखा पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं और जहां अधिकतम संख्या 50 थी। उसके बाद हमने कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में देखा कि जिसको हम कहते हैं सहकारी समितियां। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का मीन्स हम ये समझते हैं कि कुछ लोग मिलकर आर्थिक शोषण को बचने के लिए आपस में कोई कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक कल्याण होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। देखिए, वर्ड आता है कंपनी, हम कंपनी के वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि आखिर होता क्या है। अभी तक जो हमने समझा है वो बिजनेस के कुछ लिमिटेड फॉर्मेट है, जहाँ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट किया जाता है, लिमिटेड वर्क किया जाता है, लिमिटेड कैपिटल लगाई जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन ये जो एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा स्टेप है जहाँ लिमिट कुछ नहीं है, एक बड़े स्तर पर किया जाने वाला बिजनेस है। कंपनी एक अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़कर चलती है। हमने भी कई बार सुना होगा कि आप हमें कंपनी दीजिए। कंपनी का मतलब होता है साथ देना, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आपको इस प्रकार का ऐसा बिजनेस है जिसमें एक से अधिक लोग मिलकर बहुत बड़े स्तर पर यह काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कंपनी का अर्थ जानते हैं। कंपनी का अर्थ होता है कंपनी विधान द्वारा निर्मित कर्तृ एवं अदृश्य व्यक्ति है। आप इसका अर्थ समझोगे कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कर्तृ एवं अदृश्य व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। यह अपना कार्य सार्वमुद्रा से करती है। देखिए, कंपनी का अर्थ जानते हैं हम। कंपनी का मतलब यह एक विधान द्वारा निर्मित कर्तृ एवं अदृश्य व्यक्ति है। विधान, सबसे पहले बात करते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक संविधान बना हुआ है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और उस देश का एक संविधान है। न केवल हमारा, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जिसका संविधान न हो। संविधान सबका बना हुआ है, हमारा भी संविधान है। उस संविधान के अंतर्गत कई सारे नियम, कायदे, कानून बने हैं। आप लोग जानते हैं कि जो हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ उसकी वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं। हमें कुछ बनाए गए कानून और नियमों का पालन करना होता है। सरकार जो हमारे लिए नियम बनाती है, उन्हीं को आपको अपनाना होता है। तो ठीक उसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कंपनी से रिलेटेड भी एक नियम बना है, एक अधिनियम बना है। वो है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। वर्तमान में आपका कंपनी अधिनियम 2013 है, लेकिन स्वतंत्र भारत में, भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले भी कंपनी एक्ट बना था, उसके बाद भी था। लेकिन हम बात स्वतंत्र भारत की करते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहला कंपनी एक्ट था जो अभी इतने सालों तक संचालित था, कंपनी एक्ट 1956। अब इसमें कुछ सालों पहले परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ और नया कंपनी अधिनियम बना 2013। तो अपना कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई सी भी कंपनी चला रहे हो, कंपनियां अलग अलग प्रकार की होती है, आपको कंपनी का निर्माण करना है, कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले आपको विधान मतलब उस अधिनियम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी मान्य नहीं होती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कंपनी को विधान द्वारा निर्मित, विधान मतलब जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक उसे हम कंपनी नहीं मानते हैं। कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति है, बात आती है कृत्रिम, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मीन्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, कंपनी को हमने बनाया है। देखिए कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति है। हम व्यक्ति किसे कहेंगे? व्यक्ति का मतलब जिसका एक अस्तित्व होता है, जिसका नाम होता है, हम पहचान कर सकते हैं। कंपनी एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह खुद वाद प्रस्तुत कर सकती है, क्लेम कर सकती है, न्यायालय में जा सकती है, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह वो सांस नहीं लेती है, वो खाना नहीं खाती है, वो दौड़ती नहीं है, भागती नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक नेचुरल पर्सन कार्य करता है वैसे कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कंपनी को एक व्यक्ति माना गया है, कंपनी का अपने आप में एक अस्तित्व माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है, हमारे द्वारा बनाया गया, हम उसको चलाएंगे। अदृश्य, हम देख नहीं सकते। कंपनी का एक अच्छी विशेषता भी मान सकते हैं कि कंपनी को देखा नहीं जा सकता, हमें फील करना होता है, हमें आभास करना होगा कि ये कंपनी है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। अपना सदस्य अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी का मेंबर चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। कहने का मतलब होता है कंपनी का निर्माण और अंत कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही होगा। किसी व्यक्ति के आने जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी में मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 100 के 100 चले जाते हैं तो भी कंपनी रहेगी। मान लीजिए 2 एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं तो भी कंपनी रहेगी। कंपनी का अस्तित्व नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी के जो सदस्य हैं वो और कंपनी दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहता है। नेक्स्ट आता है, यह अपने काम सार्वभौम मुद्रा से करती है। सार्वभौम मुद्रा का मतलब होता है कॉमन सील। कंपनी अपने आप को लोगों के सामने उस सील के माध्यम से प्रेजेंट करती है। तो ये था आपका डेफिनेशन, परिभाषा, अर्थ आप कुछ भी कह सकते हो इसको, कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम और अदृश्य व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। यह अपना कार्य अपनी सार्वभौम मुद्रा से करती है। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी विशेषताएं समझते हैं। पहला पॉइंट ही कृत्रिम व्यक्ति, जो अभी मैं आपको एक पल पहले समझा रहा था। कृत्रिम व्यक्ति इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि वही बात, ये नेचुरल की तरह नाम तो अस्तित्व तो इसका एक व्यक्ति के रूप में होता है, लेकिन वो सारे कार्य नहीं करती है जो एक नेचुरल पर्सन करता है। आपने भी नहीं देखा होगा ऐसा कि आपको प्राकृतिक कंपनी आपको कहीं नजर आ रही है, नहीं होती ही नहीं है। नेक्स्ट है वैधानिक अस्तित्व, पृथक अस्तित्व होता है। वही चीज़ अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि कंपनी के सारे सदस्य यदि मर भी जाए, कंपनी में मान लो जितने सदस्य सबकी मृत्यु होगी तो भी कंपनी रहेगी, क्योंकि कंपनी की का स्थापना और अंत दोनों ही कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। किसी के कहने से या किसी के बनने से या बनाने से नहीं बनती है, ना समाप्त होती है। कंपनी का निर्माण करने के लिए आपको पूरा का पूरा वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना पड़ता है और बंद करने के लिए भी इतना का इतना काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ें हैं, इसमें किसी सदस्य का कोई रोल नहीं होता है। स्थापना, कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। आपको आवश्यक प्रलेख तैयार करने होंगे, उन प्रलेखों के अनुसार ही कंपनी का निर्माण हो सकता है, स्थापना हो सकती है। शाश्वत उत्तराधिकार, देखिए शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि कंपनी में जो काम करने वाले पर्सन हैं, जरूरी नहीं कि कंपनी उन्हीं के द्वारा चलाई जाएगी। मान लीजिए वो सारे पर्सन चले भी जाए तो दूसरे व्यक्ति चला लेंगे, कंपनी का अंत नहीं होता है, वो कंपनी चलती रहती है। जिस पर्सन ने कंपनी खोली है ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो ही चलाएगा, कोई भी व्यक्ति उसको हैंड ओवर कर सकता है। नियंत्रण, देखिए कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो कंपनी के शेयर होल्डर एक शब्द आता है अंशधारक। अंशधारक का मतलब होगा कि जो कंपनी की पूंजी है, देखो एक बात बड़े ही आसानी से मैं समझाना चाहूँगा कि पूंजी कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, एफयूएफ है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, आपको उसमें कैपिटल लगानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अकॉर्डिंग टू नेचर आपकी कंपनी किसी में ज़्यादा लगती है, किसी में कैपिटल कम लगती है। तो जो आपकी कंपनी है उस पर भी कैपिटल लगता है। ये कैपिटल कोई अकेला व्यक्ति नहीं लगाता है, इसमें जितने मेंबर हैं सारे ही लोग पैसा लगाते हैं
और इस कैपिटल को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है। आपने एस्टीमेट लगाया कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं जिसमें टोटल मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा। अब 10 लाख रुपए आप पूरे अकेले ने न लगाकर आपने सोचा कि मेरे पास 1000 लोग यदि मेरे साथ में पैसा लगाते हैं तो कितना पैसा आएगा 1% के पास में। तो आपका 1000 इंटू 1000 रुपए का एक शेयर हो जाएगा जो आपका 1% खरीद रहा है। कहने का मतलब हो गया आपकी कैपिटल का एक टुकड़ा 1000 रुपए का, ठीक है। तो आपने अपनी कैपिटल को 1000 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हीं को हम अंश कहते हैं। कंपनी की कुल पूंजी के छोटे छोटे भाग अंश कहलाते हैं और जिस व्यक्ति द्वारा अंश खरीदा गया है वो कंपनी का अंश धारक कहलाएगा, कंपनी का स्वामी कहलाता है। आप स्वामी कहो अंश धारक को सब एक ही बात होती है, क्योंकि जो कंपनी की कैपिटल लगा रहा है वही कंपनी का मालिक है। और इन अंश धारकों द्वारा जितने अंश धारक आपके पास में है इन सबके द्वारा मिलकर एक निदेशक मंडल की का गठन किया जाता है। सभी लोग अपना वोटिंग राइट को यूज करते हुए एक निदेशक मंडल की गठन करते हैं और उस निदेशक मंडल द्वारा कंपनी का नियंत्रण किया जाता है। कंपनी का नियंत्रण कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं करता है, कंपनी के सारे अंशधारक अपने में से एक निदेशक मंडल तैयार करते हैं और उस निदेशक मंडल द्वारा कंपनी का संचालन या नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो यहाँ जिस पर्सन ने शेयर खरीदा है, कंपनी का कैपिटल में पार्ट लिया है, तो उसका दायित्व उतना ही होगा जितना उसने शेयर खरीदा है। कभी यदि कंपनी को पैसे की एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ जाती है, कोई यदि लॉस हो जाता है, तो किसी अंशधारक की पर्सनल एसेट्स बेचकर वो पैसा नहीं लिया जाता। उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं उनको उतना पैसा ही देना पड़ता है। सारो मुद्रा, वही कॉमन सील कंपनी अपने बात को रखने के लिए कॉमन स्किल का यूज करती है, सारो मुद्रा का यूज करती है। जोखिम उठाना, देखिए कंपनी एक बड़े स्तर पर की जाती है तो इसमें हाई रिस्क रहती है। अभी तक जो छोटे छोटे बिजनेस आपने समझे थे लिमिटेड बिजनेस थे, लेकिन यहाँ कंपनी का लेवल काफ़ी हद तक बड़ा होता है, इसीलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके गुण। देखो कंपनी के कुछ गुण भी है, कुछ अच्छाइयाँ हैं इसके अंदर। जिसमें सबसे पहला आता है सीमित दायित्व। बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर जो व्यक्ति इसका सदस्य बनता है उसे केवल उतना पैसा ही देना है जितना उसने अंश खरीदे हैं। कभी कंपनी को लॉस हो भी रहा है तो भी उसको अपनी पर्सनल एसेट्स बेचने की आवश्यकता नहीं होती है, कंपनी जितने अंश खरीदे हैं उतना ही पैसा लेती है। हितों का हस्तांतरण, देखो हित का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी से आपने 1000 अंश खरीदे हैं, 1000 रुपए के अंश खरीदे हैं, आपको आवश्यकता पड़ गई पैसे की, तो आप ये 1000 रुपए का अंश मार्केट में बेचकर पैसा ले सकते हो। आप चाहो उस समय उस कंपनी में से अपना हिस्सा हटा सकते हो, निकाल सकते हो, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के अपना हिस्सा निकाला जा सकता है। कहने का मतलब अपने हितों का हस्तांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व का मतलब जितने अंश आपने खरीदे हैं बस उतना ही लायबिलिटी है आपने। मान लीजिए आप कंपनी से 1000 अंश खरीद के आए तो आपको 1000 रुपये ही देना है, चाहे कंपनी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रॉफिट लॉस कोई भी स्थिति ना हो, आपको वहाँ से 1000 रुपये के अलावा एक पैसा भी नहीं देना होता। मीन्स आपका जो फिक्स लायबिलिटी है आपको इतना पैसा ही देना होगा। विस्तार की संभावना, देखिए कंपनी में आप विस्तार भी कर सकते हो, बड़े स्तर पर किया जाने वाला काम है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट होती है, इसीलिए आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर भी बढ़ाया जा सकता है। पेशेवर प्रबंधन, देखो कंपनी एक अच्छे स्तर पर बड़े स्तर पर काम किया जाता है, इसलिए यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करने के लिए हम एक पेशेवर व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। पेशेवर का मतलब जिस व्यक्ति ने इस मैनेजमेंट की स्टडी करी है, जो विशेषज्ञ है, जो मैनेजमेंट पढ़कर आया है, उसको हम यहाँ पे अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोष, कुछ कमियां हैं इसकी, सीमाएं हैं। निर्माण प्रक्रिया जटिल होती है। देखिए कंपनी का जो निर्माण होता है, कंपनी बनती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 प्रलेख तैयार करने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको यहाँ पर स्पेशली 2 अलग अलग प्रलेख तैयार करने होंगे, डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, सीमा पार्श्व सीमा नियम और अंतर नियम। हर प्रकार की कंपनी को ये तैयार करने पड़ते हैं। आपको कंपनी रजिस्ट्रार के पास पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर कंपनी चालू करने का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है,
तब जाके आपकी कंपनी स्टार्ट होती है। मतलब आपको बहुत सारी अलग अलग औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है, और उस औपचारिकताओं के कारण हम ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण काफ़ी जटिल होता है। ठीक, इससे यदि हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, तो ज़्यादा औपचारिकता वहाँ है नहीं। आप चाहो कि आज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा लगाओ, दुकान खोलो, काम स्टार्ट, लेकिन यहाँ काम स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, गोपनीयता का अभाव। देखिए, गोपनीयता का अभाव क्यों है? क्योंकि आपकी सारी सूचनाएं, कंपनी की इंटरनल बहुत सारी सूचनाएं आपको समय समय पर कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती हैं। कंपनी रजिस्ट्रार का मतलब होता है वो पर्सन जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, उन्हें अपने को अपनी सूचनाएं भेजनी पड़ती है। अब सूचना भेजोगे बार बार, तो कंपनी रजिस्ट्रार एक जन साधारण संस्था होती है, मतलब जन साधारण में वो डायरेक्ट कांटेक्ट पर रहते हैं, वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की सारी सूचनाएं लोगों तक ओपनली पहुँच जाती हैं। अवैयक्तिक कार्य वातावरण है, पर्सनली काम नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं है कि जो सदस्य यहाँ बने हैं वो ही काम करें। नियमों की अधिकता। देखिए, कंपनी अधिनियम के अनुसार बनती है, कानून के द्वारा बनती है, इसके लिए सेपरेट कंपनी एक्ट है। हम कंपनी एक्ट में लिखे प्रावधानों के अनुसार ही काम कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई नया पॉइंट ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। अल्पतंत्रिक प्रबंधक, जो आपके प्रबंधन क्षमता है वो अल्पतांत्रिक है। कहने का तात्पर्य हमारा ये होता है कि जो सिस्टम हमने समझा है वो प्रॉपरली हमारे पास फॉलो नहीं होता। कहने का मतलब सारे ही मालिक है बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दूसरी बात, हमने एक निदेशक मंडल की गठन कर लिया, तो निदेशक मंडल का ही प्रबंधन रहता है। वैसे तो वो यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट उसको सारे राइट उसको दे देते हैं, सारे पावर उसको मिल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने सदस्यों से डरता नहीं है। भले ही नौकरी करता है, लेकिन नहीं, वो अपनी मर्जी से सारे काम कर सकता है, क्योंकि उसको कंपनी अधिनियम में ये सारे अधिकार प्राप्त है कि कंपनी संबंधी सारे निर्णय आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है हितों का टकराव। हितों का टकराव का मतलब सब अलग अलग हित रखने वाले लोग यहाँ पे होते हैं। किसी का ज़्यादा होता है, किसी ने कम खरीदे हैं, किसी ने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं। तो कई लोगों के दिमाग में आपसी मतभेद ज़्यादा रहते हैं, इस कारण से हम इसको थोड़ा सा दोष भी मानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है कंपनी से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कंपनी की प्रकार। आप लोग समझिएगा, आपके पास दो प्रकार की कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। देखिए, दोनों ही कंपनियों को समझने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानिएगा, इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानिएगा, तब जाके आपको ये दोनों समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। मैं दोनों का साथ में तुलनात्मक अध्ययन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम यहाँ लिखते हैं सार्वजनिक कंपनी, और दूसरा है निजी कंपनी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट, सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं तथा अधिकतम असीमित। फर्स्ट पॉइंट, ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं, मिनिमम 7 पर्सन होंगे तभी आपकी कंपनी स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, कितने भी लोग हो सकते हैं सार्वजनिक कंपनी में। लेकिन निजी कंपनी में कम से कम 2 व अधिकतम 200। ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 और अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट, हम दोनों में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि आपकी पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड है, बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख और इसमें न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपये।
कहने का मतलब है कि सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए, मतलब कम से कम 5 लाख रुपए लगाकर ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन निजी कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए है। तो वापस आप सेकंड पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए हो और निजी कंपनी में न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, यह अपना अंश जनता में निर्गमित कर सकती है। जो अपना अंश है, जो शेयर है, वो डायरेक्ट पब्लिक में इशू कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती। यह अपना अंश जनता में निर्गमित नहीं कर सकती। तो आप थर्ड पॉइंट आप समझ सकते हो कि सार्वजनिक कंपनी अपना अंश जनता में निर्गमित कर सकती है, लेकिन निजी कंपनी अपना अंश जनता में निर्गमित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह अपने अंश हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती है। देखिए, अंश हस्तांतरण का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने एक सार्वजनिक कंपनी का अंश खरीदा है, 2 साल बाद मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ी, मैंने अपना अंश आपको बेच दिया। वापस समझेगा कि मान लीजिए मैं एक सार्वजनिक कंपनी का अंश खरीद रहा हूँ, मैंने खरीद लिया, 2 साल बाद मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैंने वो अंश आपको बेच दिया, प्राइवेट लेवल पर आपको बेच सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। जब मैंने आपको शेयर बेचा है तो उसी कहते हैं अंश हस्तांतरण। मैंने अपना अंश आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा काम सार्वजनिक कंपनी में कर सकते हैं। अंश हस्तांतरण का काम आप सार्वजनिक कंपनी में कर सकते हैं, निजी कंपनी में नहीं किया जा सकता। यह अपने अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है। लास्ट पॉइंट आता है, यह अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाती है। देखिए, जो सार्वजनिक कंपनी होगी वो अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाएगी और यह अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाएगी। ये इनमें अंतर है, 5 अंतर है और 5 ही आपको मीनिंग समझने के लिए थोड़ा सा इजी रहता है। सबसे पहला पॉइंट, कम से कम 7 सदस्य, अधिकतम असीमित, कम से कम 2, अधिकतम 200, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख। ये अपने अंश जनता में निर्गमित कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। ये अपने अंश हस्तांतरण में रोक नहीं लगाती है, ये लगाती है। ये नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये थे आपके कंपनी का अर्थ, कंपनी की विशेषता, गुण, दोष, प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा। धन्यवाद।